हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज हम लोग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जुलाई 2019 का सेकेंड पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि कक्षा 6 से 8 तक का है। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो ये पेपर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर जो पॉइंट है यानी टॉपिक, इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। तो आपका जो गद्यांश है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 1 से 9 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। इसको पढ़ लेते हैं। आज शिक्षक की भूमिका उपदेशक या ज्ञानदाता की सी नहीं रही, वह तो मात्र एक प्रेरक है कि शिक्षार्थी स्वयं सीख सकें। उनके किशोर मानस को ध्यान में रखकर शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के दौरान अध्ययन अध्यापन की परंपरागत विधियों से 2 कदम आगे जाना पड़ेगा, ताकि शिक्षार्थी समकालीन यथार्थ और दिन प्रतिदिन बदलते जीवन की चुनौतियों के बीच मानव मूल्यों के प्रति अडिग आस्था बनाए रखने की प्रेरणा ग्रहण कर सके। पाठगत बाधाओं को दूर करते हुए विद्यार्थियों की सहभागिता को सही दिशा प्रदान करने का कार्य शिक्षक ही कर सकता है। भाषा शिक्षण की कोई एक विधि नहीं हो सकती। जैसे मध्यकालीन कविता में अलंकार, छंद, विधान, तुक आदि के प्रति आग्रह था, किंतु आज लय और प्रवाह का महत्व है। कविता पढ़ाते समय कवि की युग चेतना के प्रति सजगता समझना आवश्यक है। निबंध में लेखक के दृष्टिकोण और भाषा शैली का महत्व है और शिक्षार्थी के आग्रहण की योग्यता का विकास जरूरी है। कहानी के भीतर बुनी अनेक कहानियों को पहचानने और उन सूत्रों को पल्लवित करने का अभ्यास शिक्षार्थी की कल्पना और अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाने के लिए उपयोगी हो सकता है। कभी कभी कहानी का नाटक में विधा परिवर्तन कर उसका मंचन किया जा सकता है। मूल्यांकन वस्तुतः सीखने की ही एक प्रणाली है, ऐसी प्रणाली जो रटन प्रणाली से मुक्ति दिला सके, परंपरागत साँचे का अनुपालन ना करे, अपना ढांचा निर्मित कर सके। इसलिए यह गांठ बांध लेना आवश्यक है कि भाषा और साहित्य के प्रश्न बंधे बंधाए उत्तरों तक सीमित नहीं हो सकते। शिक्षक पूर्व निर्धारित उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकता। विद्यार्थियों के उत्तर साँचे से हटकर किंतु तर्कसंगत हो सकते हैं और सही भी। इस खुलेपन की चुनौती को स्वीकारना आवश्यक है। अब देखिए, हम लोगों ने गद्यांश को देखा है। अब इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उनके आंसर को देखते हैं। तो क्वेश्चन है, मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है, इसका निश्चित ढांचा तैयार करना, उत्तर पहले से निर्धारित करना, या सीखने की ही एक विधि है, या रटन का अंत करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका देखिए कौन सा हो जाता है। इसमें देख लेते हैं। देखिए, मूल्यांकन वस्तुतः सीखने की ही एक प्रणाली, ऐसी प्रणाली जो रटन प्रणाली से मुक्ति दिला सके। देखिए, रटन प्रणाली से मुक्ति दिला सके तो रटन का अंत करता है, ये नहीं है। मूल्यांकन के बारे में जो सत्य नहीं है वो चीज देखनी है और अपना ढांचा निर्मित कर सके। इसलिए यह गांठ बांध लेना आवश्यक है कि भाषा और साहित्य के प्रश्न बंधे बंधाए उत्तरों तक सीमित नहीं हो सकते। शिक्षक पूर्व निर्धारित उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकता। यानी कि देखिए, जो मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है, नेगेटिव देखना है। इसमें जो पॉजिटिव है वो गलत हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो आपका सही हो जाएगा। तो उत्तर पहले से निर्धारित नहीं होते तो ये आपका सही, इसलिए गलत हो जाता है। सीखने की ही एक विधा है, यह रटन का अंत करती है, तो इसका निश्चित ढांचा होता है। तो इसका निश्चित ढांचा
होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। इस अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, समास की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है? भाषा शिक्षण, अर्थ ग्रहण, युग चेतना, दिन प्रतिदिन। तो इसमें देख लेते हैं, यानी समास की दृष्टि से आपका हो जाता है दिन प्रतिदिन, क्योंकि जो आपका डी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। इसको समझ लेते हैं। इसमें द्वंद्व समास है और शेष में तत्पुरुष समास है। जैसे दिन प्रतिदिन में कौन सा है? तो द्वंद्व समास है। तो इस अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में देखिए, विद्यार्थी छात्र, या सेकंड है सहभागी परीक्षार्थी, या थर्ड है किशोर मानस, या अध्यापक देता। तो विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची आपके विद्यार्थी और छात्र हो जाते हैं, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है? तो सहभागिता, अब आप लोगों को अच्छे से पता है, इस पे हम हर वीडियो में चर्चा करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है आपका। तो सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय में हुआ? तो उपसर्ग मतलब क्या होता है? उपसर्ग आपका हो जाता है आगे, उपसर्ग मतलब होता है आगे, और प्रत्यय मतलब क्या होता है? प्रत्यय मतलब क्या होता है? तो प्रत्यय पीछे होता है। क्या होता है? तो पीछे। तो इसमें हम देख लेते हैं सहभागिता। तो सबसे पहले उपसर्ग देखेंगे, तो उपसर्ग आगे होता है, यानी उपसर्ग आगे होता है, तो सहभागिता में क्या हो जाता है? तो सह आपका क्या हो जाता है? उपसर्ग हो जाता है। सह आपका उपसर्ग हो जाता है, और उसके बाद आपका प्रत्यय जो है वो पीछे लगता है। तो सहभागिता में ता आपका क्या हो जाता है? तो ता आपका प्रत्यय हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो सह और ता, इस अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। इसमें देखिए आपका सह और ता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा? तो आकस्मिक, समसामयिक, वर्तमान, या आधुनिक। तो इसमें देख लेते हैं समकालीन। तो समकालीन का मतलब होता है, यानी कि इसको देखिए समझ लेते हैं, समकालिक यानी अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालिक शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ समसामयिक होगा। कौन सा होगा? तो समसामयिक होगा, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। मैं बार बार यही चीज रिपीट करती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपको तैयार करने होते हैं, और जो गद्यांश के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, उसमें से कुछ क्वेश्चन गद्यांश के अकॉर्डिंग आपको देने होते हैं, लेकिन जो ग्रामर होती है वो तो आपको तैयार ही करनी रहती है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन आज के शिक्षण की भूमिका के बारे में सत्य नहीं है? तो इसमें देख लेते हैं, परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता, शिक्षक विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करता है, मानव मूल्यों पर इसकी आस्था अडिग होती, या शिक्षक प्रेरक है, ज्ञानदाता नहीं है। तो इसमें आपका सबसे पहले समझ लेते हैं कि परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि कौन सा कथन आज के शिक्षक की भूमिका के बारे में सत्य नहीं है? तो परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता, ये आपका आंसर हो जाता है। इसमें समझ लेते हैं कि आज के शिक्षक की भूमिका के बारे में कहा गया है कि उसे शिक्षण कार्य के दौरान अध्ययन अध्यापन की परंपरागत विधियों से 2 कदम आगे जाना पड़ेगा। अर्थात देखिए, कहने का मतलब यह है कि परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ना पड़ेगा, शीर्ष कथन शिक्षण की भूमिका के बारे में सत्य। यानी जो परंपरागत आज शिक्षा कैसी हो चुकी है, आज शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है। पहले क्या होता था, शिक्षक को सर्वा माना जाता था, जो शिक्षक कहता था वही होता था। बच्चों को अगर होमवर्क दिया गया तो बच्चे अगर होमवर्क नहीं करके ले जाते थे तो उनको दंड यानी सजा दी जाती थी, उनको डांटा भी जाता था, उनको क्या होता था कि उनको सुनाया भी बहुत जाता था। जैसे अब हम ही लोग पढ़ रहे थे तो कैसा कि अगर होमवर्क कभी बाई चांस नहीं लेके गए तो क्या होता था, सबके साथ ऐसा होता था
कि डांट पड़ती थी, सजा मिलती थी, लेकिन आज वो प्रावधान नहीं रह गया है। अब बच्चे को सर्वे सर्वा माना गया है और बच्चे के अकॉर्डिंग आपको शिक्षा देनी है। यानी जो आपके परंपरागत कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका के बारे में सत्य नहीं, यानी परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ना नहीं जा सकता। यही नहीं है, क्योंकि इसको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है और इसमें अध्यापक सर्वे सर्वा नहीं है, इसमें अध्यापक मार्गदर्शक है और बच्चे के अकॉर्डिंग ही शिक्षा देनी रहती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं नहीं है और यानी यहाँ पे नहीं पूछ रहे हैं, नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाता है, यानी परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता, ये गलत है क्योंकि इसको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। किस शिक्षक से यानी शिक्षक से किस प्रकार की बाधाएं दूर करने की अपेक्षा की गई है? यानी पाठ प्रस्तुति से संबंधित, या पाठ के भीतर से उभरने वाली, या पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई, या पाठ पढ़ाते हुए आने वाली। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें पाठ के भीतर से उभरने वाली, यानी शिक्षक के पाठ के भीतर से उभरने वाली बाधाएं दूर करने की अपेक्षा की गई है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका कौन सा हो जाता है? देखिए, पाठ के भीतर से उभरने वाली, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण है। तो भाषा और शैली, मानवीकरण और बिंब विधान, लय और प्रवाह, छंद और अलंकार। इसमें देखिए आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण है, तो इसमें ले और प्रवाह, क्या? तो ले और प्रवाह, इस अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकती है। तो कहानी का विधा परिवर्तन, निहित कथा सूत्रों का पल्लवन, कहानी को मौखिक को सुनाने का अभ्यास, या कहानी का वाचन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है वह है निहित कथा सूत्रों का पल्लवन। तो इस अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों, यानी प्रश्न संख्या 10 से 15 तक के उत्तर दीजिए। अब क्या करना है, ये जो काव्यांश है इसको पढ़कर इसके अकॉर्डिंग आंसर देने हैं। तो सबसे पहले काव्यांश को पढ़ लेते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, अजी सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अब इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। अंधकार के सिमट कर बैठे होने का कारण है, किसान आग सेक रहा है, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, स्थान का अभाव है, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। तो अंधकार का सिमट कर बैठे होने का कारण है अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। तो इस अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने का कारण है, सूरज का डूबना, अंधेरा छा जाना, भेड़ों का बिखर जाना, या सुनते हो की आवाज। तो इसमें है अचानक तुरंत फुरत। तो अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने का कारण है कि सुनते हो की आवाज। क्या है? तो सुनते हो की आवाज। तो इस अकॉर्डिंग डी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा किस विकल्प में सही शब्द गल्ला के समानार्थी हैं? तो गल्ला सौदा माल गोदाम, रेवड़ झुंड भीड़ रेला, फिर है थर्ड भीड़ भाड़, रेल मपेल भगदड़ झुरमुट, या समूह भीड़ दर्शक झुंड। तो इसका आंसर हो जाता है आपका रेवत झुंड भीड़ रेला, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है कविता में दो समानार्थी शब्द हैं अंधकार अंधेरा, इन दोनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है?
तो दोनों यानी दोनों तत्भव हैं, पहला तत्भव है या दूसरा तत्भव है या दोनों तत्सम है। तो इसमें आपका जो दूसरा है यानी कि वो क्या है, वो तत्भव है, यानी अंधेरा क्या है, तो तत्भव है। इस अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि दूसरा ये अंधेरा आपका तत्भव है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना जा सकता है? आकाश का साफा, मोर की आवाज, जंगल की अंगीठी, सूरज की चिलम। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, जो पंक्तियां पढ़ी है उसको देखते हैं, उसके बाद इसका आंसर देते हैं। तो पंक्तियों में क्या है कि देखिए, आकाश का साफा बांध, सूरज की चिलम खींचता बैठा है, पहाड़ घुटनों पर पड़ी है, नदी चादर सी पास ही दहक रही है, पलाश के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है, भेड़ों के गले सा अचानक बोला मोर। कौन बोला? तो मोर। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है, यानी कि शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को उपयुक्त माना गया है? तो मोर की आवाज को, यानी कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, वन की अंगीठी कहा गया है क्योंकि जंगल में आग लगी होती है, पलाश की लकड़ी जलाने के काम आती, खिले पलाश के वन आग के समान दिखते हैं, पलाश ग्रीष्म यानी ग्रीष्म ऋतु में फूलता है, तो खिले पलाश के वन आग के समान दिखते हैं। किसके समान दिखते हैं? तो आग के समान देखते हैं। देख लेते हैं। अभी देखिए, पलाश के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर पूर्व में, देखिए घुटनों पर पड़ी है, नदी चादर सी पास ही दहक रही है, पलाश के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर पूर्व में, यानी खिले पलाश के वन आग के समान दिखते हैं। तो आपका जो 15 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आपका हो जाएगा, खिले पलाश के वन आग के समान दिखते हैं, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि डैश समृद्धि का भाषा डैश व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाएगा। तो कलात्मक साहित्य या भाषिक साहित्य या परिवेश भाषिक या साहित्यिक कला। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका भाषिक साहित्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि भाषिक समृद्धि का भाषा साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। अतः इस अकॉर्डिंग आपका जो रिक्त स्थान पर क्रमशः कौन कौन से आएंगे? तो भाषिक तथा साहित्य, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन का औचित्य नहीं है। यहाँ पे जो नेगेटिव है उसको देखना है। हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना, या हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना, या हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना, या हिंदीतर भाषाओं के आक्रोश को शांत करना। तो इसमें देख लेते हैं। इसमें है आपका हिंदीतर भाषाओं के आक्रोश को शांत करना, यानी आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन का औचित्य नहीं है कि हिंदीतर भाषाओं के आक्रोश को शांत करना है। इस अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाता है, यानी नेगेटिव पूछा गया तो आपका नेगेटिव क्या हो जाता है? हिंदीतर भाषाओं के आक्रोश को शांत करना। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में समृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए। पठन सामग्री विकसित की जा सकती है, या शैक्षिक भ्रमण का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। तो आपका देखिए जो सी ऑप्शन हो जाता है, यानी पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। विद्यार्थियों में पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। इस अकॉर्डिंग आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है।
उसके बाद क्वेश्चन है भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपका हो जाता है समृद्ध भाषा परिवेश, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया या भाषिक पठन सामग्री। तो इसमें आपका परिवेश है, तो परिवेश से अच्छा आंसर तो कोई हो ही नहीं सकता। बच्चों को जहाँ पे अच्छा परिवेश, अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल मिल रहा है और बच्चे स्वयं करके कुछ सीख रहे हैं, तो आपका जो भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो समृद्ध भाषा परिवेश, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स देखिए, बहुत टाइम नहीं बचा है, क्योंकि कल क्या हुआ था, कल आप लोगों का जो सेंटर चेंज हुए हैं, ऐसे कि जो नज़दीकी सेंटर थे वो आप लोगों को प्रोवाइड हो गए हैं। इस लिहाज से हमने एक वीडियो डाली थी, आप लोग डिटेल में उसको देख लें, क्योंकि जहाँ जहाँ आप लोगों ने जैसे कि लेट हो जाता है, नियम क्या था कि पहले आओ और पहले पाओ। तो जिन्होंने बिल्कुल अपने ही पास में सेंटर चूज किए थे उनको तो वहीं पे मिलेंगे, लेकिन जिनका बाद में जिन्होंने फॉर्म डाला था और उसके बाद उनको दूर सेंटर मिले थे, तो क्या हुआ है कि अब उनके सेंटर चेंज हो गए, क्योंकि पहले ऑनलाइन प्रक्रिया थी लेकिन अब ऑफलाइन हो गई है। तो उस अकॉर्डिंग आपके जो सेंटर हैं वो आपके समीप आ गए हैं, तो आप देख लें। लेकिन अब जो जहाँ पे हो गए हैं अब उसमें कोई भी रद्दोबदल यानी कि चेंज नहीं होगा। आप लोग उस पर कोई भी अब जोर नहीं डाल सकते कि अब उसको चेंज करें, क्योंकि अब टाइम तो बचा नहीं है। 20 तारीख के अब आज इतनी डेट हो ही गई है, आपके 17-18 दिन आपके बचे हैं, तो फिर भी आप लोगों को नज़दीकी सेंटर मिलेगा। तो आप लोग हमारी वीडियो पे जाके आप लोग डिटेल में देख सकते हैं और अपना एडमिट कार्ड आप जाके देख सकते हैं कि कहाँ पे आप लोगों को सेंटर मिला है। तो चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन की तरफ। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों को भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहे। शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। शिक्षक बच्चों की मातृभाषा में गीत कविता सुने या शिक्षक बच्चों की भाषाओं का प्रयोग करें। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। सबसे अच्छा आंसर यही होता है, जब बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए और मातृभाषा को सम्मान दिया जाए, क्योंकि बच्चे के पास जब वो विद्यालय जाता है तो उसको किसी भाषा का ज्ञान नहीं होता है, उसको अपनी मातृभाषा का ज्ञान होता है। मातृभाषा का मतलब मदर टंग, यानी जो भाषा बच्चे ने अपनी माँ से सीखी है, अपने आस पड़ोस वालों से सीखी है, वो भाषा बच्चा लेके जाता है, उसके पास वही उसकी पूंजी होती है। और उसको अगर आप सम्मान नहीं देंगे तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसलिए क्या है, शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन की फुलझड़ियाँ लग गई हैं, क्योंकि कई ऑप्शन ऐसे हो गए जिसमें बी ऑप्शन राइट है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह डैश से ग्रसित है। अब यहाँ पे समझ लें, यहाँ पे है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, भाषाघात और डिसकैलकुलिया। तो डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है, डिसलेक्सिया जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो आपका डिसलेक्सिया हो जाता है। उसके बाद जब लिखने में कठिनाई होती है, लिखते हैं ना, तो इस तरीके से आप ऐसे याद रखें, लिखना मतलब ग्राफ मतलब ग्राफिया। तो जब लिखने में कठिनाई होती है तब आपका डिस्ग्राफिया हो जाता है। और जब आप कैलकुलेशन करने में यानी कि गणित में आपको समस्या आती है तो आपका डिसकैलकुलिया हो जाता है। और इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कैलकुलेशन करना, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करना, और कैलकुलिया यानी डिसकैलकुलिया, ये आपका क्या हो जाता है जब गणित में आपको दिक्कत आती है, मैथ में, ठीक है ना, बच्चों को मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो ये हो जाता है डिसकैलकुलिया। और यहाँ पे पूछा क्या गया है कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक रुबीना नाम की लड़की है जो लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। अब लिखने में तो यानी डिस्ग्राफिया, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, हिंदी
भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में डैश सर्वाधिक सहायक है। तो हिंदी भाषा का साहित्य व अनुमुद्रित सामग्री या हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन, हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्य पुस्तक, हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन। तो हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में डैश सर्वाधिक सहायक है। तो हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। यहाँ पे जो नहीं है वो राइट होगा। तो स्वाभाविकता ये तो है, सहजता ये भी है, व्याकरण, देखिए व्याकरण नहीं है आपका, क्योंकि देखिए भाषा सीखने और अर्जित करने में मुख्य अंतर स्वाभाविकता भी हो जाती है, सहजता भी हो जाती है और भाषाई परिवेश तो हो ही जाता है, लेकिन व्याकरण इसमें शामिल नहीं होता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका नेगेटिव का बाय नेगेटिव हो जाता है, यानी कि व्याकरण आपका राइट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है? तो स्त्री बंधन की चर्चा करना, सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना या सौंदर्य प्रतिमान बनाना। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप देश को पोषित करता है। तो सूत्र, शैलीय व्याकरण, संदर्भ में व्याकरण, पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण या प्रत्यय का समस्त ज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है संदर्भ में व्याकरण, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। लेखन प्रक्रिया से, अलंकार व छंद से, साहित्यिक विधाओं से या पठन प्रक्रिया से। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है उसको देख लेते हैं। आपका इसमें राइट आंसर है साहित्यिक विधाओं से। उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही ना, हम लोग कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की बात कर रहे हैं। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है साहित्यिक विधाओं से, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगी मानते हैं? निगमन विधि, पाठ्यपुस्तकीय विधि, अनुवाद विधि, आगमन विधि। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सीखने की आगमन विधि महत्वपूर्ण एवं उपयोगी मानी जाती है। कौन सी? तो आगमन विधि मानी जाती है। तो इस अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं आज की सीरीज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है तो भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं को, परिभाषाओं को जानना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास, विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास या निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। तो आपका जो आंसर हो जाता है, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है तो भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना ये नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी आप लोगों को बताया कि हाँ, जो आपका एडमिट कार्ड है उसका जो मतलब आप उसको देख सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ गया है, क्योंकि पहले और पहले पाओ की योजना थी, लेकिन कुछ लोगों ने लेट फॉर्म डाले थे तो उनका दूर सेंटर चला गया था। लेकिन पहले ऑनलाइन प्रक्रिया थी, अब ऑफलाइन प्रक्रिया हो गई है, तो जो सेंटर है वो आपके नज़दीक में हो गए हैं। तो आप लोग उसको देख सकते हैं, हमने उस पर एक वीडियो डाली है, डिटेल में आप जानकारी ले सकते हैं।
अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, एकमात्र उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें जो आंसर हो जाता है आपका वो हो जाता है इसमें उद्देश्य, यानी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है ना, तो उद्देश्य इस अकॉर्डिंग आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा उसके साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू।